हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी की सीरीज में स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी आपके सामने कर रहे थे उसमें चौथा चैप्टर है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। यहाँ से भी प्री के क्वेश्चन आते हैं, प्री के ओरिएंटेड से मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको देखने को थोड़ा सा मिलेगा, है ना, कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन इसमें देखते हैं थोड़ा सा। देखो, ये एनसीईआरटी अगर बात करें टॉपिक वाइज, यहाँ पर समरी आपको दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें किस क्लास 6 का इसका चैप्टर नंबर 4 भी आता है, और क्लास 11 का चैप्टर नंबर, तो क्लास 6 का 5 और चैप्टर नंबर 4 इसमें आता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिकली महासागर और महाद्वीपों का जो वितरण है उसको इसमें विकसित बताया कि किस तरीके से आया है। इसको थोड़ा सा हम एक झलक अच्छे से देखते हैं, थोड़ी सी पृथ्वी की। ये पृथ्वी का मैपिंग है, इससे आप गो थ्रू हुई है, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको आइडिया लग जाएंगी कि किस तरीके से आपको इसको होना है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। मैपिंग को जस्ट देखिए, ये मैपिंग में आपको बताई दिया पिछले चैप्टर में महाद्वीप और महासागरों का वितरण। ठीक है ना। और इसी के आधार पर आप सभी को थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ बताएंगे कि जो पृथ्वी है, थोड़ा सा इसको एक बार गो थ्रू लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने पिछले उसमें पढ़ लिया था, है ना। ये पिछले चैप्टर में था, ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर में। इसमें एक चीज आपको समझनी है कि महाद्वीपों की बात कैसे। सबसे पहले ये बताया गया कि जो ये सारी चीजें हुई, सबसे पहले ये पूरा भाग था पृथ्वी का, इसमें एक तो था पेंजिया और एक था पैंथलासा, दो ही भाग थे। पेंजिया इसका भूभाग क्षेत्र था और पैंथलासा इसका जलीय क्षेत्र था। इसी पेंजिया का धीरे धीरे दोस्तों एक विभाजन होता है। ये बात बेसिकली प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है वो बताता है। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये कहता है कि जो महाद्वीपीय प्रवाह है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें ये बताया गया कि जो महाद्वीप है आज जो हमें जिस अवस्था में दिख रहे हैं, ये हमेशा इस अवस्था में नहीं थे। ये चल करके प्रवाह करके आए हैं। इसका मतलब संचलन हो रहा है पृथ्वी में, द्वीपों के बीच में संचलन हो रहा है, महाद्वीपों के बीच में संचलन हो रहा है, और महाद्वीपीय प्लेटें संचलित हो रही है। तो इसके लिए कई सिद्धांत आए, जिसमें अब्राहम आर्टेलियस का आया सबसे पहले 1596 में। इसने स्पष्ट कहा कि भाई अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एक समय पर एक ही भूभाग के पार्ट थे, बाद में टूटे। इसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी का आया, इसने भी यही सिद्धांत दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और फेमस सिद्धांत जो महाद्वीपों के विस्थापन को बोलते हैं, इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं इसको। इस सबसे फेमस सिद्धांत आपके एल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में दिया गया था, महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? ये बेसिकली महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति और महाद्वीपों के इतिहास की स्थिति को आकलन करता है। और सिद्धांत ने स्पष्ट रूप से दोस्तों बताया है कि महाद्वीप अपनी इस अवस्था में नहीं थे, कि पहले अलग अवस्था में थे। और इसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वेगनर ने बहुत अच्छे से दिया है। वेगनर यही कह रहा है, वेगनर ने कहा है कि सबसे पहले ये सभी महाद्वीप एक भूखंड के पार्ट थे। दोस्तों मैं इसके माध्यम से आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर डिटेल का आप खुद पढ़ लीजिएगा। नो, वेगनर ने क्या बोला? वेगनर सिंपल सी एक बात बोली जो आपको देखने को मिल रही है। वेगनर ने यह बात बोला कि ये सभी जो क्षेत्र है, पूरा भूभागीय क्षेत्र है दोस्तों, इसमें पूरे भूभाग को पेंजिया बोला। और जो जलीय क्षेत्र है उसको बोला, इस पूरी पृथ्वी पर दो ही भाग थे, एक एक पूरा स्थलखंड था और एक पूरा जलखंड था। जो स्थलखंड था उसे पेंजिया नाम दिया, और जो जलीय क्षेत्र था उसको पैंथलासा। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो पैंथलासा विशाल महासागर से ये पेंजिया घिरा हुआ था। इसने बोला कि 200 मिलियन वर्ष, लगभग 200 मिलियन वर्ष, 200 मिलियन वर्ष बाद क्या हुआ कि पेंजिया का विभाजन हुआ। तो पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ। एक विभाजन बना इसका लॉरेंसिया और दूसरा विभाजन बना इसका गोंडवाना, यानी कि इसके उत्तरी भाग को हमने बोला, ये उत्तरी भाग है, इसको लॉरेंसिया बोला, दक्षिणी भाग को गोंडवाना। और इन दोनों के बीच में एक, जब दोनों विभाजित हुए अलग अलग तरह, इनके बीच में खाई बन गई, उसी खाई को बोला गया टैथिस सागर। पहले तो पूरा जलीय क्षेत्र था ये तो, लेकिन इनके बीच में खाई बनी, उसको बोला गया टैथिस सागर। तो बोला कि दो भागों में टूटा। उसके बाद इसने बताया कि जब ये दो भाग टूटे, आगे बढ़ करके दो भाग भी अलग अलग भागों में टूटे, जिसमें लॉरेंसिया है वो मुख्य रूप से किस में भाग में टूटा? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में टूटा। लॉरेंसिया टूट के किस में आया? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। और जो गोंडवाना है दोस्तों, ये टूटा आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आए थे आपके गोंडवाना लैंड के पार्ट। तो भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एशिया, इंडिया, भारत क्या है? ये गोंडवाना लैंड। लेकिन जो यूरेशिया वाला पार्ट है, इंडिया को छोड़ के जो यूरेशिया, ये किसका पार्ट है दोस्तों? ये पार्ट है आपका लॉरेंसिया। तो यूरेशिया और आपके ये पार्ट्स क्या, फिर ये आगे जाकर के विभाजित होते हैं। ये वाला पार्ट अलग होकर के नॉर्थ अमेरिका इससे पश्चिम में चला जाता है, इसी प्रकार अफ्रीका से अलग होकर के साउथ अमेरिका पश्चिम में चला जाता है। ठीक है ना। और इंडिया नॉर्थ की तरफ चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पूर्व में चला जाता है। तो बेसिकली विभाजित होकर के
अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। इस क्षेत्र और ये वर्तमान स्थिति में आ जाते हैं। तो आज की दुनिया ऐसी है। तो इस पूरी प्रक्रिया को बनने में इसने बोला कि लगभग 200 मिलियन साल लग गए, जिसको हम आज बात कर रहे हैं। यही बात आपके वैगनर महोदय ने दी। लेकिन वैगनर ने बात हवा हवाई में बोली नहीं होगी, कुछ तो वैगनर ने लॉजिक दिए होंगे। तो वैगनर ने इसके बहुत सारे साक्ष्य दिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वैगनर ने कौन कौन से साक्ष्य दिए। तो वैगनर ने सबसे पहला बताया जिक्सा फिट। जिक्सा फिट का मतलब है भाई आकृति देखो महाद्वीपों की। इसने बोला कि अगर महाद्वीपों को आप मिलाओगे तो स्पष्ट रूप से मिलेगा। जैसे ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये है अफ्रीका। तो बोला इन दोनों को मिलाओगे तो दोनों एक ही भूखंड के पार्ट है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी जो भूखंड की स्थिति है वो इसी हिसाब से लगती है। और जो इंडिया है वो अफ्रीका से कट के ही गया है। तो यही बताया गया है कि अगर इनकी आकृतियों को मिलाएंगे तो ये एक जैसा लगती है, अर्थात कहीं ना कहीं एक टाइम पर एक ही उसका हिस्सा थे। एक ही, जैसे मान लो कोई ये हिस्सा है, अब इसको हमने तोड़ दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये आधा ऐसे आधा ऐसे, इन दोनों को मिलाएंगे तो लगेगा कि ये दोनों एक ही उसके हिस्से थे, इस तरीके। दूसरा, महासागर के 5 चट्टानों की आयु में समान था। इसलिए बोला, वैगनर ने बोलता है भाई हम उन्नत रेडियो तकनीकों से महाद्वीपों की चट्टानों की संरचना को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, और बोलते हैं कि ब्राजील की 200 करोड़ पुरानी रॉक चट्टानों की संरचना, जो ब्राजील है, जो साउथ अमेरिका का ब्राजील है, कहाँ है, पश्चिमी तट पर, ये जो ब्राजील है इसकी चट्टानों की संरचना वही है जो अफ्रीका के ये पश्चिमी तट पर स्थित देशों की है। अर्थात इससे लगता है कि एक ही चट्टान, ऐसे एक चट्टान थी, इसके टूट के एक हिस्सा चला गया, एक हिस्सा चल गया, तो इनकी संरचना एक जैसी, मतलब एक ही चट्टान के हिस्से होंगे। इसका मतलब एक ही चट्टान के हिस्से। तो ऐसे बोला है कि प्रारंभिक समुद्री निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं जो जुरासिक काल के हैं, तो ये चट्टानें कहीं ना कहीं एक जैसी होंगी, मतलब एक ही उसकी होंगी। इसी प्रकार से बोला है ट्लाइट्स। ये कई बार पूछा जाता है ट्लाइट्स क्या होता है। ट्लाइट्स बेसिकली भी अपसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेप से बनती है। ये बेसिकली अपसादी चट्टान है क्योंकि ये निक्षेपण से बनती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपसादी चट्टानों की प्रक्रिया निक्षेपण की प्रक्रिया के माध्यम से। तो जो आपको दिखाया गया है कि ट्लाइट्स बेसिकली मुख्य रूप से हिमालय निक्षेप होते हैं जो भारत के गोंडवाना के क्षेत्रों में, अफ्रीका में, मेडागास्कर में और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में है। आज की स्थिति में इंडिया उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, अफ्रीका उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, अंटार्कटिका शीतकटिबंधीय जलवायु में। तो अगर हिमालय निक्षेप है तो इंडिया में कैसे, अफ्रीका में कैसे, क्योंकि ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अर्थात यहां पर भी ये पाए जाते हैं। इसका अनुमान ये है कि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं किसी टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के पास होंगे और आज इनका प्रवाह होकर के इस स्थिति में आया है। इस प्रकार वैगनर की बात सही लगती है। ये तीनों पार्ट कहीं ना कहीं एक ही भूखंड के हिस्से थे जो कहीं ना कहीं शीत कटिबंध में था, जो चलकर आज ऐसी स्थिति में आया। दूसरा बोला प्लेसर निक्षेप। इसमें एक बहुत खास बात दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि घाना तट, जो घाना तट कहां है दोस्तों, ये घाना का तट है। ये जो तट है आपको दिख रहा है, ये घाना का तट है। तो जो घाना का तट है अफ्रीका में, इसमें सोने के निक्षेप मिले, लेकिन निक्षेप सोने के वो आए हैं, वो इस बात का प्रूफ है। देखो सोने की जो निक्षेप है बेसिकली कुछ सोना की बड़ी चट्टानों से निकलते हैं, लेकिन उसकी मूल चट्टान घाना में नहीं पाई जाती, उसकी मूल चट्टान तो ब्राजील में पाई जाती है। तो मूल चट्टान अगर यहां है तो निक्षेप यहां क्यों? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही का हिस्से थे कि इसके निक्षेप यहां पर चले गए। तो प्लेसर के जो निक्षेप है जो घाना का सोने की है, वो इस बात का संकेत है कि दोनों महाद्वीप एक टाइम पे जुड़े हुए थे। तीसरा जीवाश्म। जीवाश्मों का अगर वितरण करोगे, पूरा आपको दिख रहा है कि पूरा चीज यहाँ पर जीवाश्म वितरण पाया जाता है। जे है उदाहरण के लेमूर भारत के मेडागास्कर अफ्रीका में पाए जाते हैं। जीवाश्म देखें, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनको पेड़ पौधे जीव जंतु की ऐसी प्रजाति जो किसी एक ही जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है या एक ही मूल क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेसोसॉरस नाम के अपशिष्ट मुख्य रूप से इंडिया और ब्राजील में पाए जाते हैं। हाँ, अफ्रीका ब्राजील में, जिनमें दोनों में डिस्टेंस कम से कम 4800 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो कैसे पाए जाते हैं यहाँ पर? अर्थात ने किसी टाइम पे तो एक ही साथ रहे होंगे। इसी प्रकार लेमूर भारत और मेडागास्कर और अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इतनी दूर कैसे आ गए आपस में, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत है, समुद्र को पार करके तो आए नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे है। ये 5 पॉइंट है जो आपको जस्टिफाइड देते हैं कि वैगनर की बात एकदम सही थी। लेकिन वैगनर ने बोला, वैगनर से पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये चीजें प्रभावित हुई कैसे। तो वैगनर ने बोला कि 2 बलों ने काम किया इसमें। उसमें एक बल था प्रवाह के लिए, वैगनर ने 2 बल दिए। ये प्रवाह कैसे हुआ? तो वैगनर ने 2 बल बताया। वैगनर ने बोला कि भाई एक बल तो था ध्रुवीय फ्लाइंग बल,
ध्रुवीय आप्लावन बोलते हैं इसको। ये बेसिकली क्या करता है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। और चूंकि पृथ्वी की आकृति संपूर्ण गोले में एक जैसी नहीं है, ये भूमध्य रेखा पर उभरी है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र अपने आप को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो चूंकि नॉर्थ क्षेत्र अपना नॉर्थ पोलर है, वो अपना पोल फोर्स लगा रहा था, इसलिए सब नॉर्थ की तरफ चले गए। तो नॉर्थ दिशा में इनके प्रभाव होना, जैसे इंडिया अफ्रीका से कट के नॉर्थ में चला गया, ठीक है, इसका प्रभाव होने का मेन कारण है कि यहाँ ध्रुवीय आप्लान बल ने काम किया होगा, जिसकी वजह से बल ऊपर की ओर चले गए। दूसरा बात बोला कि भाई चलो ठीक है, उत्तर की बात हमें समझ में आ गई, ये पश्चिम में कैसे चले गए, अफ्रीका से कट होकर ये अमेरिका कैसे चला गया। तो इसके लिए इसने बोला कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पश्चिम पूर्व में लगता है। जैसे ये चंद्रमा है, यहाँ सूर्य है, यहाँ अर्थ है, तो चंद्रमा अपने सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलन करने के लिए पृथ्वी इधर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो इस तरीके से ये क्षेत्र इन बलों की वजह से पश्चिम की ओर विस्थापित हो गए। ये दो सिद्धांत है जो इनकी गति के लिए बल को दिक्कत करते हैं, मतलब बल को जो फोर्स है उसको बात करते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अरे इतना बड़ा चट्टान एक छोटे से बल से कैसे जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे चीजें चल रही है, और बिल्कुल कहा है कि भाई ये चीजें चल रही है। तो ये सिद्धांत दिए थे आपने बैग में। अब प्रवाह के बहुत सारे जो प्रवाह हो रहा है कि पर जो ये महाद्वीप प्रवाह कर रहे हैं, लोग तो ये मान तो चुके हैं कि महाद्वीपों ने अपना विस्थापन किया है, डिस्प्लेसमेंट हुए। इसके बाद बहुत सारे सिद्धांत आए वेगनर जी के सिद्धांत के बाद। वेगनर के सिद्धांत में कमी ये थी कि दोनों बल जो उसने बताए ना, ये बहुत लॉजिकल नहीं लग रहे थे। इसके बाद और सिद्धांत आए, जिसमें आपको सिद्धांत देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि संवहनी धारा सिद्धांत आया। संवहनी धारा सिद्धांत ने ये माना कि धाराएं जो है, ये ऑर्थोनॉर्मल है, ऐसे सिंपल सी बात बोली संवहनी धारा में, कि बोला कि जो मेंटल है वहां पर विभिन्न प्रकार के रेडियो तत्व पाए जाते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार का तापीय अंतर होता है, इसलिए कई धाराएं उत्पन्न होती है, वो धाराएं इनकी गति को संचालित करती है। बोला कि मेंटल में धाराओं की एक प्रणाली है जो महाद्वीप विस्थापन में जो बल है उसको बहुत अच्छे से बताती है कि इनका फोर्स किस तरीके से हुआ है। तो ये बात बेसिकली आपको किसने बताई है, ये संवहनी धारा सिद्धांत की बात आती है। फिर महाद्वीपों की बनावट वगैरह भी कई कारक ऐसे आते हैं कि महाद्वीपों की बनावट और आकार पर विशेष शोध हुए। महासागरों के अधस्थलों का तक विस्तृत मैदान नहीं थे, बल्कि उच्च उच्च पाया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि किस तरीके से इनका मानचित्र वगैरह किया जाता है, ये तो कोई काम की नहीं है। अब आपको बात आती है कि हमने यहां तक चीजें समझी कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कैसे हुआ। इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीप बने, महासागर बने। तो महासागरीय स्थिति और महाद्वीपीय स्थिति, इन दोनों को हमें देखना है कि उनकी स्तर की बात करें। महासागर, अगर हम महाद्वीप की बात करूं दोस्तों, महाद्वीप पे कई चट्टान है, कई पहाड़ है, कहीं खड्डा है, कहीं ऊंची दीवार है, अलग अलग है। इसी प्रकार से समुद्री अधस्थल होता है, जो समुद्री सतह होती है, समुद्री धरातल, वो जो सतह होती है, आंतरिक सतह जहां पर वो जमीन होती है, उसके भी अलग अलग चित्र होते हैं, मतलब उसमें भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती है। जो ये रही, इनको देखिए एक बार दोस्तों। ये मान लें कोई, ये इधर तो क्या है आपका, मतलब महासागरी, मतलब महाद्वीपीय क्षेत्र है, और इधर जल क्षेत्र है। तो सबसे पहले देखा होगा कि इसमें अगर आपको मिलेगा तो ये ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे गहराई होती जा रही है, देखो। तो इसमें एक एक चीज आपको बताइए। सबसे पहले आती है महाद्वीपीय सीमा। महाद्वीपीय सीमा बेसिकली वो क्षेत्र होता है महासागर का, जो हमें महासागर की ना, ये बेसिकली महासागर की लेयर करनी है, महासागर में कौन कौन से। तो महाद्वीपीय सीमा कौन सी होती है दोस्तों, बेसिकली जो महासागर के पास वाला, जो महाद्वीपीय महासागर का जो पार्ट जो महाद्वीप के पास होता है। जैसे मान लो ये एशिया महाद्वीप है, और इस वाला जो पार्ट होता है, पास वाला जो महासागर का, हिंद महासागर का जो पार्ट है, ये पास वाले पार्ट को बोलते हैं महाद्वीपीय सीमा, ठीक है ना। तो महाद्वीपीय सीमा में कई चीजें होते हैं, जैसे आप लोग देखने को सुनेगा, ये शब्द देखने आपको थोड़ा सा, एक होता है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, और गहरे महासागरीय कहियां। गहरे महासागरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से महाद्वीप और महासागरों के विद्यमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो अब कैसे पाए जाते हैं, जैसे अगर ये पाला चाहिए, ये मुख्य धरातल है, ये इसके पास महाद्वीपीय मग्न तट होगा, जिसकी सीमा मतलब समुद्र का वह हिस्सा जिसकी सीमा स्थल भाग से लगती है, वो हो गया आपका मग्न तट। और जो ढाल इसके स्थल के, मतलब उसमें गहराई जो जाती जाती है स्थल के स्थल को टच करते हुए, ये होती है उसकी ढाल। और महाद्वीपीय उभार की अगर मैं बात, और गहरे महासागरीय जो बीच में खाई होती है समुद्र के अंदर, वो बेसिकली क्या होती है, गहरे महासागरीय खाइयां होती है, ठीक है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है थोड़ा सा। इसके अलावा ये स्थिति कैसे होती है, महाद्वीपीय तट और महासागर तटों के बीच में अगर मैं बात करूं तो विपतली मैदान होते हैं। देखो महाद्वीपीय तट और महासागर, महाद्वीप महासागर मैंने आपको बताया था कि मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं,
जो बेसिकली कुछ लावा के पार्ट ऊपर के उठ के आ जाते हैं और जम जाते हैं, तो कटक बन जाते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये कहा गया कि जैसे मान लो ये पूरा समुद्र है, इसमें कुछ ये कटक बन गए दोस्तों बीच में, और ये आपका मगन तट हो गया जो कासवाल, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये होता है आपका बेतलीय मैदान, इसको बोलते हैं बेतलीय मैदान, बेतली मैदान, ठीक है। मध्य महासागर कटक बेसिकली एक पर्वत श्रृंखला होती है सागर में, सागर में एक पर्वत श्रृंखला टाइप में होती है, जो हम ये कह सकते हैं कि समुद्र सागर से बाहर नहीं निकलती, बेसिकली वो सागर के अंदर ही होती है, ठीक है ना। अगर सागर से बाहर निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई द्वीप वगैरह बन जाएगा, लेकिन जल के अंदर ही होता है, तो पर्वत जैसे होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होते हैं। और कौन सी ज्वालामुखी क्रिया होगी? जब दो महासागरीय प्लेटें आपस में मिलेंगी तब, क्योंकि दोनों महासागरीय प्लेटें जब आपस में मिलती है तो दोनों बेसाल्ट से बनी होती है, और बेसाल्ट में सिलिका की मात्रा कम होती है, पतलापन ज्यादा होता है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ज्यादा ऊंचा ना जाकर के वहीं सतह पर फैल जाता है, तो वहीं पर भी चट्टानें बन जाती है छोटी छोटी, और इन चट्टानों को बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि भाई भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण कैसे होता है, तो ये आपको थोड़ा सा समझाने की इसमें पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, कैसे होता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से समझाता हूँ, ये अलग अलग चीज दे रखी। बेसिकली आपको अगर हम ज्वालामुखी देखें तो देखो ज्वालामुखी की जो है, अगर हम बात करें, आगे भी शायद इसमें आएगा, एक बार देख लेते हैं इसमें, क्योंकि आगे भी ये है, ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा। देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। मैं आपको तीन चीज बताऊं, जो महाद्वीपीय, एक तो हो गया, ये तो हो गया आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो मैं अभी तक बताया। एक होता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है? इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बेसिकली वही महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की बात करता है। ये कहता है कि प्लेटें हैं, बहुत सारी प्लेट्स हैं, प्लेट यानी बड़ा भूखंड, क्रस्ट का बड़ा भूखंड प्लेट कहलाता है। अब ये प्लेट है, ये प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, महासागरीय प्लेट हो सकती है। दोस्तों जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो बेसिकली किससे बनी होती है? महाद्वीपीय प्लेट है वो आपकी ग्रेनाइट से बनी होती है, वो हल्की होती है लेकिन मोटी होती है। और महासागरीय प्लेट भारी होती है लेकिन पतली होती है, और वो बेसाल्ट से बनी होती है, ठीक है, नीचे जाने का। ग्रेनाइट की सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेनाइट टूटने की वजह से अगर कोई मैग्मा बनेगा तो गाढ़ा बनेगा। महासागरीय प्लेट में बेसाल्ट होते हैं, उसकी जो सिलिका की मात्रा कम होती है, बेसाल्ट से निर्मित होती है, तो वहां लावा बनती है। अब महाद्वीपीय प्लेटें, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि प्लेटें गति करती है, प्लेटें एक तो गति करती है इस दिशा में, यानी इसे बोलते हैं अभिसरण, एक प्लेटें करती है विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं अपसरण, और एक प्लेटें करती है समांतर दिशा में, इसको बोलते हैं समानांतर, स्वरक्षीय समांतर। तो ये कहा गया है कि जब प्लेटें अभिसरण दिशा में गति करती है तो प्लेटें कौन सी हो सकती है? ये तो एक तो महासागरीय महासागरीय हो सकती है, एक महाद्वीप और महाद्वीप हो सकती है, और एक महासागरीय और महासागरीय प्लेट, महाद्वीप और महासागरीय प्लेट हो सकती है। यानी कि एक तो ओशन प्लेट और एक कंटिनेंट कंटिनेंट प्लेट हो सकती है, एक कंटिनेंट और कंटिनेंट हो सकती है, एक ओशन और एक ओशन हो सकती है, ठीक है। तो इस पूरे भूखंड में कई बड़ी जो आपकी महाद्वीपीय प्लेटों में बांटा गया, जिसमें अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ये सारी प्लेट है जो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इन प्लेटों में आपस में गतियां होती हैं, तो बोला गया कि अगर मान लो दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में गति करती तो दोनों महाद्वीपीय प्लेटें दोस्तों क्या है? दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हल्की है और मोटी है, इसलिए कोई भी प्लेट नीचे नहीं जा पाती। ये जरूरी आती है, आपस में टकराती है, और टकराने के बाद थोड़ा घर्षण उत्पन्न होता है जिससे भूकंप आ जाता है। लेकिन ये कोई सी प्लेटें दुर्बल मंडल में नहीं जाती दोस्तों। जब महाद्वीपीय प्लेटें आपस में अभिसरित होती है तो कोई भी प्लेटें दुर्बल मंडल में नहीं जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लावा का निर्माण नहीं होता, और लावा निर्माण नहीं होता, ज्वालामुखी नहीं आता। इसलिए जहां पर दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है वहां ज्वालामुखी नहीं आता। जैसे इंडियन प्लेट, ये क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। ये दोनों जब अभिसरण करती है तो हिमालय का निर्माण होता है दोस्तों, पर्वत तो बनते हैं, क्योंकि ये प्लेटें ऊपर जाती है पर्वतों का निर्माण हो जाता है, और दोनों टकराती है तो भूकंप आता है, लेकिन दोनों में लावा नहीं बनता है, इसलिए यहां पर ज्वालामुखी नहीं आते। तो ज्वालामुखी कहां पर नहीं होंगे? हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी नहीं आते, ठीक है। तो अगर आप वितरण देखोगे ज्वालामुखी का, तो हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी, इंडिया का जो हिमालय क्षेत्र है, इंडिया के हिमालय क्षेत्र खाएंगे, यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आते। देखो डॉट में जो देखेंगे ज्वालामुखी है, और जो ये काला काला दिख रहा है ये क्या है? आपका भूकंप है। तो यहाँ केवल भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते। कारण समझ गए? दूसरा, एक है महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट।
अगर दोनों महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रही है तो जो थोड़ी दोनों भारी होती है तो इनमें से कोई एक प्लेट ज्यादा अंदर चली जाएगी। टकराने की वजह से भूकंप तो उत्पन्न हुआ, तो भूकंप तो आएगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों प्लेटें है वो कहां पर चली जाती है, वो आपके दुर्बल मंडल में चली जाती है, तो वहां ज्वालामुखी से मैग्मा बनता है, लेकिन ये मैग्मा थोड़ा पतला होता है इसलिए बाहर नहीं आ पाता, तो बड़े रूप से विस्फोट नहीं होता, सिंपल सा विस्फोट होता है, इससे कटकों का निर्माण होता है, ये कटक बनते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ज्वालामुखी आ जाता है, इस हवाई द्वीप पे ज्वालामुखी ज्वालामुखी आ जाता है, ठीक है। ये बनते कटक, ये कटक है अटलांटिक महासागर में। इसके बाद आता है दोस्तों, एक होता है महाद्वीप और एक होता है महासागर, ये इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती है, तो महाद्वीपीय प्लेटें वो भारी हल्की होती है इसलिए ऊपर चली जाती है, महासागरीय प्लेटें इसके अंदर चली जाती है। जब ये आपस में टकराती है तो उस समय घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण की वजह से भूकंप तो आते हैं, लेकिन साथ ही महासागरीय प्लेटें अंदर चली जाने की वजह से और कुछ पार्ट ये महाद्वीप प्लेट के तोड़ के ले जाती है, तो इसमें ग्रेनाइट होता है इसलिए लावा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से विस्फोट तेज होता है, बहुत तगड़े ज्वालामुखी आते हैं। इसलिए इस जहां दो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टकराती है वहां ज्वालामुखी भी आता है, भूकंप भी आता है। जैसे आपकी ये है यूरेशियन प्लेट और ये है आपकी दोस्तों ओशन प्लेट, प्रशांत प्लेट, ये दोनों जो टकराती है तो बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी वुल्कान आता है। ये वाला जो क्षेत्र देखेगा आपको, ये पूरा क्षेत्र क्या है, उसी प्लेट का निशान है जहां पर ज्वालामुखी भी आते हैं भूकंप भी आते हैं, तो इनको बनने का मेन कारण यही है बेसिकली। तो ज्वालामुखी और भूकंप बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये प्लेटों की घटनाएं होती है इससे। तो आप इस मैप को दे सकते हैं, ज्वालामुखी ध्यान रखना, जहां पर मुख्य रूप से भूकंप तो हर जगह आएगा, जहां प्लेटें टकराएंगे भूकंप आएगा, लेकिन हर जगह भूकंप है ज्वालामुखी आए जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी वहीं आएगा जहां महासागरीय प्लेटें टकराएगी, ठीक है ना। इसमें भूकंप को अलग अलग तरह दिखा, ये तो ज्वालामुखी जो आपको ये दिख रहे हैं, और ये तप्त स्थल यानी ज्वालामुखी हॉटस्पॉट है जहां पर ज्वालामुखी आ चुके हैं। वितरण देख लीजिए, बिल्कुल वितरण प्रशांत महासागर पूरा ज्वालामुखी का और इसका पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। लेकिन ये देखो आप, अमेरिका का ये पश्चिमी तट बिल्कुल ज्वालामुखी, जो अमेरिका नहीं, ये क्या है, हाँ अमेरिका, अमेरिका के पश्चिम तट पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि कोई ये क्यों नहीं ज्वालामुखी बेसिकली, यहाँ पर ज्वालामुखी इसलिए नहीं बनती कि ये प्लेट टकराई, इधर यूरेशियन और अमेरिकन प्लेट टकराई, तो यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं बन पाते हैं। ज्वालामुखी सही बनते हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ एक समुद्री प्लेट टकराती है, महासागर प्लेट, वो महाद्वीपीय प्लेट टकराती है। जस्ट मैप को देखो एक बार, और यही पूरी कहानी मैंने आपको जो बताई है वही है, ठीक है। प्लेटें हैं, ये प्लेटें टकराती है, ये काम करती है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। और इसी को बोलते हैं पैसिफिक रिंग फायर, ये क्वेश्चन पूछा गया था पैसिफिक रिंग फायर, क्योंकि पैसिफिक रिंग फायर में अगर आपको ऊपर मैप में देखो तो ये पूरा पैसिफिक रिंग फायर है, पैसिफिक रिंग फायर है ये। तो यहाँ इधर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये इधर इंडियन प्लेट हो गई, इधर यूरेशियन प्लेट हो गई, इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, इधर साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। प्रशांत महासागरीय प्लेट इन सबसे टकराती है, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी और भूकंप दोनों उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला गया, क्योंकि यहाँ फायर ही फायर रहती है ज्वालामुखी, ठीक है ना। ये हो गया, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब चीज जो मैंने अभी आपको बताई वही है, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। ये कोई काम का नहीं है आपका, प्लेट विवर्ती सिद्धांत जो अब आपको बता रहा हूँ यही प्लेट विवर्ती सिद्धांत है जो अब आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैंने जो समरी बताई है ना वही अब आएगी। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 18-19 में मैकेंजी ने दिया, इन्होंने बोला कि प्लेटें गति करती हैं, ये प्लेटें महाद्वीपीय भी होती है, महासागर होती है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये मानता है कि जो प्लेट है, जो स्थल मंडल है, जो स्थल मंडल है, जो भारी है, क्रस्ट का भाग है, वो प्लेटों से बना होता है, जो दुर्बल मंडल के ऊपर गति करती है, क्योंकि दुर्बल मंडल द्रवस्थ होता है। स्थल मंडल में इन प्लेटों की अगर बात करें तो महासागर की प्लेटें 5 से लेकर के 100 किलोमीटर और महाद्वीपों की प्लेटें 2 से किलोमीटर तक होती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो क्रस्ट है उसका पार्ट, अगर मैं बात करूं स्थल मंडल, ध्यान रखो स्थल मंडल है वो बेसिकली क्रस्ट, वो किससे बना होता है, उनमें प्लेटें बनी होती है। स्थल मंडल का आपको पता है, स्थल मंडल में आता है आपका क्रस्ट और ऊपरी मेंटल लगभग 200 किलोमीटर तक, ठीक है। इसमें महासागरीय प्लेटें उनकी मोटाई कम होती है और महाद्वीपीय प्लेट है उनकी मोटाई ज्यादा होती है, लेकिन महाद्वीपीय प्लेट होती है दोस्तों वो हल्की होती है, ठीक है, और उनपे अपशिष्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उनकी मोटाई ज्यादा होती है। तो ये देख लिया आप, ये प्लेट है, एक बार गो थ्रू हो लीजिए, ये प्लेट आपको दिख रही है पूरा, और प्लेट है कैसे गति करती है, मैंने तीनों गति बताती। अपसारी गति यानी कि जो विपरीत विपरीत दिशा में गति करती है उन्हें अपसारी गति बोलते हैं, जैसे ये जा रही है, ये एक प्लेट इधर आ रही है इधर जा रही है, एक ही प्लेट अलग अलग दिशा में जाती है। जब ये प्लेट, एक ही प्लेट मान लो ये एक प्लेट है, ये अलग अलग दिशा में जाएगी, एक पार्ट इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इसे बोलेंगे अपसारी। अब जो प्लेट इधर प्रेशर मारेगी इधर मारेगी, बीच में टूटेगी, झटका लगेगा, झटका लगेगा, भूकंप तो उत्पन्न होगा,
ठीक है। और झटका लगने की वजह से यहाँ स्पेस होगा, स्पेस होने की वजह से यहाँ जो दुर्बल मंडल है यहाँ पर लावा बन जाएगा, और लावा बनेगा तब विस्फोट होकर के ज्वालामुखी बन जाएगा। ये बिल्कुल एक समरी मैंने आपको बताई। प्लेटों की लोकेशन देख ली दोस्तों, यूरेशियन प्लेट, जावा ट्रेंच ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एशियन खाई प्लेट, फिलीपींस प्लेट। ये कौन सा पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट। यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें पाई जाती है, यही प्लेट है बेसिकली आपके क्वेश्चन का कारण बनती है। ये देखो कोकस प्लेट, नचका प्लेट, छोटी प्लेट। देखो प्लेट है बेसिकली 7 मेजर प्लेट है, बाकी छोटी प्लेट है। 7 मेजर प्लेट में यूरेशियन प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, अंटार्कटिका, नॉर्थ अटलांटिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया। ये 7 बड़ी प्लेट है, बाकी सब छोटी प्लेट है। ठीक है, यानी गति आप देख सकते हो। देखो अभिसरण प्लेट ज्यादा हो रही है। अभिसरण ये कौन सी? देखिए यहाँ अभिसरण है, यहाँ कौन सी अभिसरण है? इधर यूरेशियन प्लेट आ रही है और इधर आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो जहां पर अभिसरण होगा वह भूकंप और ज्वालामुखी बनने की संभावना होगी। अगर अभिसरण महाद्वीप और महासागरों के बीच में है या महासागर महासागरों के बीच में है तो ज्वालामुखी पक्का बनेगा। लेकिन यदि महाद्वीप महाद्वीपों के बीच में अभिसरण है तो वहां ज्वालामुखी नहीं बनेगा, जैसे यहां पर ज्वालामुखी नहीं बनते। ठीक है, तो ये वितरण है। जस्ट मैप को फोकस करो, अच्छे से देख लो एक बार, यहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का प्री का और मेंस का भी, और ये दिखाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहती है। सिंपल इसने दिखाई, प्रमुख बड़ी प्लेट है ये है दोस्तों, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है ना, इसमें बेसिकली आपको देख सकते हो। तो ये सारी इसमें ये एक ऐसी प्लेट है जो महासागर प्योर तरीके से ये महासागरीय प्लेट है। इसमें वर्णन दिया गया अंटार्कटिका प्रदेश जो आर्कटिक सागर से घिरी हुई है, और अमेरिका प्लेट जो बेसिकली अंध महासागर जो दक्षिण अमेरिकन और प्लेट है, इनकी लोकेशन आपको दिखाई गई है ऊपर मैप में। ये प्लेटों की मैप जरूर देख लेना, इनका यही काम की चीज। फिर छोटी प्लेट है, ये क्वेश्चन देखो, बड़ी प्लेट का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे प्री में, इनका पूछ सकते हैं। नचका प्लेट का है दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट मुख्य रूप से सऊदी अरब वाला पार्ट है। फिलीपींस प्लेट बेसिकली एशिया प्रशांत मतलब प्रशांत प्लेट का पार्ट है। कैरोलिन प्लेट बेसिकली फिलीपीन और भारतीय प्लेट का पार्ट है। और फ्यूजी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। अगर मैं आपको ये मैप में बताऊं तो ऊपर आपको मैप में पूरा दिखाया गया है, ये देखो आराम से देखो। ये जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये दोस्तों फिलीपींस प्लेट है। इधर आपका एशियन प्लेट हो गया, इधर आपका प्रशांत प्लेट हो गया, उसके बीच में है। इधर आपका अल्सुशियन खाई प्लेट है। ये जुआन डी फूका, ध्यान रखना, आपने सुना होगा जुआन डी फूका कहाँ है? तो जुआन डी फूका प्लेट है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। ये पूर्वी महासागरीय प्लेट है। ये पूरी प्लेट जो आपको दिख रही है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये नचका प्लेट कहाँ है? ये बेसिकली प्रशांत महासागरीय प्लेट और आपकी दक्षिण अमेरिकन प्लेट के बीच में। स्कोशियन प्लेट कहाँ है? ये बेसिकली आपके दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पार्ट में है। कैरिबियन प्लेट ये हो गई आपकी। मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक कटक है आपके। कटकों का निर्माण कैसे होता है? मैंने बताया था कि जब दो महासागरीय महासागरीय प्लेटें आपको मिलती हैं तो इसलिए कटकों का निर्माण होता है। तो बेसिकली ये महासागर का पार्ट है, इसमें जब प्लेटें आपस में गति कर रही है तो बेसिकली वहां पर कटकों का निर्माण होता है। पूरा ने आपने सिस्टम आपने समझ लिया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता भी जाएंगे। ठीक है ना, ये सब गति मैंने आपको समझा दिया। प्लेटों का सीमांकन ये सब हो गया। अभिसरण अपसरण कैसे होता है जस्ट मैंने आपको बता दिया, है ना। और भारतीय प्लेटों का संचलन ये ऐसे हुआ था। भारतीय प्लेट कैसे हुई आपको देखो, कि बाहर की प्लेट कैसे आई, देखो भारत कैसे आया। आपको पता है भारत पहले किस में था? ये भारत किस में पार्ट था आपका? गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वहां से टूटा लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले। फिर ये और आके आया 5.5 करोड़ ऐसा हो गया। फिर ये विषुमत रेखा पे पहुंच गया, फिर उससे आगे चला 3.8 करोड़ वर्ष में ये आ गया विषुमत रेखा, वो भी क्रॉस कर गया भारत। और भारत आज कहाँ है इस स्थिति में? और कहां पर आ गया? यूरेशियन प्लेट के पास आ गया, इंडियन प्लेट। तो भारतीय प्लेट सीमा इस तरीके से इसने गति करी है। ठीक है ना। और ये बेसिकली प्लेटों का संचलन इस तरीके से, प्लेटों के संचलन के बारे में बताया गया। प्रारंभिक स्थिति मैंने आपको बताया कि एक समय ऑस्ट्रेलिया के निकट था भारत। इंडियन प्लेट के बारे में बताया कि इंडियन प्लेट की स्थिति क्या है। तो इंडियन प्लेट की उत्तरी सीमा आपको पता है, इंडियन प्लेट की उत्तरी सीमा से ही बेसिकली क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट आई, उधर यूरोपियन प्लेट आई, जैसे इधर से तो इंडियन प्लेट गई दोस्तों, इधर से यूरेशियन प्लेट आई, ये टकराई, हिमालय का निर्माण। तो हिमालय क्या है? बलित पर्वत है। जब अभिसरण होता है तो बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब चट्टानें अभिसरित होती है, जब ये अभिसरित होती है तो ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है। और जब ये अपसरित होती है, एक पद इधर गई और एक इधर गई, यहाँ गड्ढा बन जाएगा, तो ये ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं। तो अपसरण से ब्लॉक पर्वत होते हैं और अभिसरण से बलित पर्वत होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है ना। प्लेटों का संचलन
बिल्कुल, ये इंडियन प्लेट की लोकेशन बता रखी है, मैप में देख लीजिए। मैंने आपको बताया उत्तर में हिमालय प्लेट थी। पूरब में अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसके वो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास था। पश्चिम में इसमें देखें हम चागोस द्वीप समूह, जो आज हम लाल सागर में देख, चागोस द्वीप समूह कहाँ पर है, ये देखिए मैप में, चागोस द्वीप समूह कहाँ पर है। चागोस द्वीप समूह जो है हिंद महासागर। इसके अलावा आपका है अंटार्कटिका। इंडियन प्लेट की एक सीमा बताई गई है, इसको जस्ट गो थ्रू हो जाइए, इसमें कुछ खास नहीं है। तो और ये वैज्ञानिक समय अवधि दी गई है। तो ये पूरा आपको मैंने बताया है एक जम से, इसको जस्ट गो थ्रू हो जाइए। मैंने आपको बताया पेंजिया, विवर्तनिकी की, मध्य महासागरीय प्लेट, अपसारी प्लेट, अभिसरण प्लेट, रूपांतरित प्लेट, पराचम्य प्लेट, हम सारा सब बता दिया। प्लेट 3 तरह से गति करती है। अगर ऐसे आएंगी तो अपसरित, ऐसे जाएंगी तो अपसरित, और समांतर करेंगी तो उसको बोलेंगे संरक्षित प्लेट या समांतर प्लेट। तो ये बेसिकली महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के बारे में था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है, अभी तक आपने देखा ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड से पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, फिर उसके बाद पृथ्वी का ऊपर वाली संरचना देखी, फिर पृथ्वी की स्थल मंडल को देखा, फिर पृथ्वी जो वर्तमान स्थिति में आई है वो कैसे आई। फिर अब देखेंगे कि उसमें बहुत सारी जियोलॉजिकल प्रक्रियाएं होती है। ये चैप्टर आपका 5 है। इसको थोड़ा आराम से देखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऊपर वाले चैप्टर में 3-4 कॉन्सेप्ट आपको समझने, ध्यान रखना है। एक चीज तो आपने समझी पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में क्लास 9 की एनसीईआरटी भी आती है, और आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी भी आती है, ठीक है। ये चैप्टर इनसे आता है, और एक आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी भी आती है। बहुत सारी चीज आती है, 11th की एनसीईआरटी आती है और क्लास 8 की एनसीईआरटी। आपने अभी देखा दोस्तों कि जो स्थल मंडल है, ध्यान रखना, जो स्थल मंडल है इसमें ध्यान रखना क्रस्ट होती है, इसके साथ साथ ऊपरी मेंटल होती है। गलत फहमी मत रखना केवल क्रस्ट ही क्रस्ट रहती है, नहीं, स्थल मंडल में क्रस्ट के साथ साथ ऊपरी मेंटल भी होती है। और जो निचला मेंटल होता है वो दुर्बल मंडल होता है, और दुर्बल मंडल द्रव अवस्था में है, जो संचलन, क्योंकि ये स्थल मंडल है ना, दुर्बल मंडल के ऊपर तैरता है, तभी तो गति करता है, ठीक है ना। तो स्थलीय प्लेट हमने देखी, इस कठोर सतह के माध्यम से गति करती है, मैग्मा का निर्माण होता है, सब चीज देखी। अब इन गतियों के कारण, जो इन गतियां हो रही है, अभी तक हमने देखा महाद्वीप विस्थापन, प्लेट विक्षेपण, इस गति के भी ये दो कुछ बल काम करते हैं, जो बेसिकली इस पूरी पृथ्वी को संतुलित करते हैं। इसके जो भूगर्भ है, इसमें कोई भाग को ऊंचा बनाते हैं तो कोई भाग नीचे बनता है, तो नीचे से फिर समतल होता है, या इसमें विषमतल होता है। इसके लिए दो बल काम करते हैं बेसिकली, एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। अगर मैं आपको दोस्तों अंतर्जात बल की बात करूं, तो अंतर्जात बलों में आप जैसे भूकंप देखते हो, ज्वालामुखी देखते हो, है ना, वो होता है। इन अंतर्जात बलों को भी दो भागों में बांटते हैं हम दोस्तों, एक तीव्रता के आधार पर मापते हैं। तीव्रता में एक होता है तीव्रता के आधार पर एक तीव्र वाले और एक धीमे वाले। और तीव्र वाले होते हैं वो कम सम छोटे टाइम के लिए होते हैं, लेकिन बहुत तीव्र गति से आते हैं, जैसे भूकंप है, बहुत कम टाइम के लिए आता है लेकिन तुरंत विस्फोट मचा देता है। ज्वालामुखी बहुत कम के लिए आता है, बहुत विस्फोट बनाता है। इसके अलावा एक होता है जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जैसे प्लेटों का संचलन धीरे धीरे चलता है, हम महसूस ही नहीं कर पाते। जबकि प्लेटें हर ईयर में 1-2 सेंटीमीटर गति करती है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, इनको महसूस नहीं कर सकते। लेकिन बल तो वो भी है दीर्घकालीन है, लेकिन उनकी तीव्रता कम होती है, महसूस करते। ये आंतरिक बल होते हैं। बहिर्जात बलों की अगर मैं बात करूं, आंतरिक बलों का दोस्तों, आंतरिक बलों को हम विषमकारी बल भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, विषमकारी बल, क्योंकि ये क्या करते हैं, पृथ्वी की आकृति को विषम करते हैं। या तो पहाड़ बनाएंगे, या सागर बना देंगे, या खड्डा बना देंगे, मतलब समतल नहीं करेंगे, बेसिकली विषम करेंगे। उसके बाद होते हैं बहिर्जनक बल, जो पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बल है, इन्हें हम बोलते हैं समतलकारी बल। क्या बोलते हैं, समतलकारी बल। ये समतल बनाते हैं, जैसे अपक्ष, अपर्दन, निक्षालन। ये फिर ये क्या करती है, कोई ऊंचा पहाड़ है, ये ऊंचा है या गहरा है, इस ऊंचे को तोड़ 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 के बहा करके यहाँ लाएंगे, जिसको ऊंचे उठा देंगे। ये हो जाएगा यहाँ तक और ये हो जाएगा यहाँ तक, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, समतल बन जाएंगे। तो अपर्दन और अपक्ष की प्रक्रिया है, वो बहिर्जात बल है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं इसमें। समझ गए, बेसिक क्वेश्चन समझ गए कि जो दो बल काम करते हैं इस पूरी पृथ्वी में, बहिर्जात बल, अंतर्जात बल। बहिर्जात बल कैसे काम करते हैं, अंतर्जात बल कैसे काम करते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ समझा दिया। ये पूरी कहानी इसमें है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, भूआकृति प्रक्रियाओं के लिए दो बल काम करते हैं दोस्तों, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों में अगर मैं बात करूं, धीमी गति वाले बल, अचानक हलचल वाले बल। धीमी गति वाले में बलों में बात करूं तो एक होता है लंबवत बल, मैंने ऐसे,
ऐसे। एक होता है हॉरिजॉन्टल बल, ऐसे, ठीक है। इसमें ऊपर की ओर जाता है, इसमें नीचे की ओर जाता है। इसमें एक होता है संपीड़न बल जिसे बोलते हैं, और एक तनाव मूलक बल। इन दोनों को मैं अभी बताता हूँ। ऊपर जाता है, ये जो कोई खड्डा ऊपर, या तो जल का भाग ऊपर उठ गया या स्थल का भाग नीचे चला गया, ये हो सकता है। और संपीड़न बल में क्या होता है कि जब दो विपरीत दिशा में गतियां करती है, तो जो इधर जाएंगे तो यहां पर एकदम से क्या होगा, मुझे एक मिनट। संपीड़न में होता है जब एक दूसरे की तरफ आती है, कन्वर्जन। संपीड़न में होता है कन्वर्जन। अभिसरण बल, इसको अभिसरण प्रक्रिया बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपसरण प्रक्रिया। अभिसरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब जो कोई चट्टान, दो चट्टान एक दूसरे की तरफ आती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो इससे इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, इन्हें बोलते हैं बलित पर्वत। तो संपीड़न की वजह से दोस्तों बलित पर्वत बनते हैं, ठीक है। इनसे पर्वत बनते हैं। और दूसरा तनाव मूलक बल है। ऐसे मान लो ये कोई चट्टान थी और ये इधर चली जाती है, एक इधर चल जाता है, एक ऐसा इधर चल जाता है, तो इसमें ऐसे टूट के ऐसे हो जाएगा, देखो। तो ये वाला बीच वाला बन जाएगी खाई, और ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा बन जाएगा उसका पर्वत। तो इसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। और जो खाई होती है इसे ब्लॉक घाटी बोलते हैं। तो ये तनाव मूलक बल की वजह से बनती है। इसके बाद अचानक मल ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है। ज्वालामुखी आप सभी जानते हैं, पूरा पढ़ लिया हमने, भूकंप ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। इसके बाद है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल सा, तो बहिर्जात बल जो सतह पर लगते हैं पृथ्वी के पर, उसमें एक होता है अपक्ष, एक होता है अपर्दन, और एक होता है निक्षेपण। इसे हम ध्यान से समझो। ये मैंने ऑलरेडी आपको चट्टान वाले टॉपिक में समझाए थे। अपक्ष का मतलब था टूटना। अब टूटने, कोई भी चट्टान टूट सकती है, कई कारण से हो सकते हैं। भौतिक क्रिया के माध्यम से। भौतिक क्रिया क्या है, बहुत ज्यादा तापमान पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, चट्टान टूट सकती है। रासायनिक क्रिया मतलब जल आ गया, जल की क्रिया कर ली उसने, तो चट्टान टूट सकती है। जैविक कारक मतलब बहुत सारे जीव जंतु जो चट्टानों को तोड़ देते हैं, मतलब चट्टान छोटी छोटी खोदाई करते थे, जैसे चूहा है जैसे, और ये आपका क्या बोलते हैं जो खेतों में उपजाऊ बनाता है वो, दीमक नहीं, एक और आता है गाय से, जिनको खेती में लगाते हैं, आपको लंबा सा होता है थोड़ा सा, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो भी क्या होता है, चट्टानों को तोड़ते हैं, तो रासा जैविक कारक भी चट्टानों को तोड़ते हैं। तो चट्टानें टूट गई, अपर बहा कर ले जाते हैं। अब बहा करके कैसे ले सकते हैं, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, या आपके बर्फ के माध्यम से। और निक्षेपण जमना, पहले कोई चट्टान ऊंचे भाग टूटेगा, फिर बह के जाएगा और नीचे भाग में जमेगा। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बहिर्जात, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, निक्षेपण का काम करती है, और इससे ये मैं बेसिकली क्या करते हैं, सतह को संतुलन का काम करते हैं, ठीक है ना। ये इसमें लिखा हुआ है कि जो है आपकी अपक्षत, विद्युतीकरण, अपक्षत, ये सभी बहिर्जात प्रक्रिया है, और ये दोनों आपकी अंतर्जात प्रक्रिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, अंतर्जात प्रक्रिया, बहिर्जात प्रक्रिया कैसे काम करती है, कैसे प्रक्रिया काम करती है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। देखो अंतर्जात बल, अगर मैं अंतर्जात बल की बात करूं, तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा के उत्पन्न की वजह से लगने वाले बल हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी सब आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये ज्वालामुखी का विस्फोट आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे यहाँ मेघमा बना, मेघमा कैसे बनेगा, निचले मेंटल में मेघमा बनेगा, और मेघमा विस्फोट होकर के कहाँ आ गया आपका, बेसिकली यहाँ आ गया। यहाँ ज्वालामुखी बम बना। जो गहरा ये वाला पार्ट होता है जहां पर ये मुंह होता है उसको बोलते हैं क्रेटर। जो लावा फैल जाता है इसको बोलेंगे लावा प्रभाव। जो ये नली बाहर निकालती है इसको बोल देंगे ज्वालामुखी नली। और ये चट्टाने को बाहर ये छोटा सा निकलता है, इसको बोलते हैं राख वगैरह, पायरोएक्टिव क्षेत्र। और ये बादल बन जाते हैं, और बादल से थोड़ा धुआं करके बाद में राख निकलती है, और यहाँ पर बरसात भी हो सकती है। तो ये सब क्रिया किससे होती है, मेघमा की वजह से होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये वाला हो गया पार्ट। हम्म अब ये मैंने आपको बताया था कि गतियां कई तरीके से होती हैं। प्लेट वर्तनी सिद्धांत ऑलरेडी हमने देखा था। प्लेट वर्तनी सिद्धांत में क्षैतिज गति होती है। क्षैतिज गति कैसे, अपसरण, अभिसरण और समांतर। महाद्वीपीय संरचना है, महाद्वीपीय रचना प्रक्रिया दो बड़े भूभागों के उत्थान की वजह से होती है। और कैसे होता है महाद्वीप का उत्थान, वो आपको पता ही है। जो दो बड़ी चट्टानें आपस में टकराती है, ऊपर वाला हिस्सा महाद्वीप में कन्वर्ट होता है। और ये होता है पर ऑरोजेनिक, ऑरोजेनिक परिवर्तनीय, परवर्तनी प्रक्रिया है। बेसिकली ये भूपर्टी वलय के तीक्ष्ण से इसमें पर्वत निर्माण और भूपर्टी लंबी प्रक्रिया के बीच में संकीर्ण बेल्ट के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई पर्वत बन रहा है और कोई घाटी बन रही है, उनके बीच में एक बेल्ट बनती है, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट बनती है, वो उसी वजह से बनती है, ठीक है ना। वो बात बेसिक चीज आ गई। ज्वालामुखी दोबारा एक घूम फिर के ज्वालामुखी आ गया दोस्तों। ऑलरेडी हम ज्वालामुखी को बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, भूकंप को भी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पढ़ेंगे हम थोड़ा सा बहिर्जात बलों, क्योंकि बहिर्जात बल हमने डिटेल से पढ़े नहीं थे पहले।
भूकंप और ज्वालामुखी हम प्रीवियस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप वहां गो थ्रू होइए। अगर कोई प्रकार का डाउट है प्लीज बता दीजिए। क्वेश्चन यहीं से उठ के आपके पास आएंगे, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन सब यहीं से आएंगे। और आपको कुछ क्वेश्चन हम अभी थोड़ा सा करवाएंगे इसी टॉपिक के साथ में, जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा करवाते हैं अभी थोड़े दिन में। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं आपको दोस्तों यहाँ पर, है ना, इसमें अगर एक चीज और दिखाएं आपको, तो अब थोड़ा सा आप देखते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल मैंने बताया था कि जो बाहर पृथ्वी पर लगने वाले जो बल हैं उनको बेसिकली बहिर्जात बल बोलते हैं। और ये बहिर्जात बेसिकली अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। कहां से? सूर्य से प्राप्त करते हैं अपनी ऊर्जा, ठीक है ना। जिसमें अगर मैं बात करूं, बहिर्जात प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों के नियंत्रण और विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न होती है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल है। एक तो एक गुरुत्वाकर्षण की बल वजह से, आप सभी जानते हैं अगर कोई ढाल ऊंचा है और एक ढाल नीचा है, तो ऊंचे ढाल से नीचे ढाल पर कोई वस्तु आएगी, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से भी बहिर्जात बल लगते हैं। एक पृथ्वी बल की वजह से। पृथ्वी बल की वजह से कैसे? जैसे कोई चीज आपने खींची है और दोबारा उसी स्थान पर चले जाते हैं, फिर खींची है उसी स्थान पर चले जाते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिजत बल। रासायनिक क्रिया, बहुत सारे खनिज बन है वो आपस में टूटने लग जाते हैं कणों की वजह से। जलवायु क्रिया, जैसे आप में तापमान की वजह से भी बल लग टूटती है, वर्षा, इनकी वजह से भी बेसिकली अपर्दन अपक्ष की प्रक्रिया होती है। तो ये बहिर्जात बल को आगे पहुंचाने वाली ये क्रिया होती है। अब आता है आगे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों अनाच्छादन प्रक्रिया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि इन अपर्दन अपक्षय की पूरी प्रक्रिया को हम अनाच्छादन प्रक्रिया बोलते हैं। अपक्षय, अपर्दन, इन दोनों की संयुक्त प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनाच्छादन, ठीक है। अपक्षय कई कारकों से हो सकता है। अपर्दन गतिक ऊर्जा होती है। वृत्त सरण गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। वृत्त संचलन का मतलब कोई बड़ी चट्टान बह के चली गई, तो कोई न कोई बल उस पर काम किया, तो वो कौन सा बल काम करता है? वो बल काम करता है आपकी बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल। अपक्षय के बारे में मैंने आपको बता दिया, समरी सब कुछ देख लीजिए। अपक्षय की प्रक्रिया, अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें अपक्षय की बहुत सारी प्रक्रिया होती है, मैं आपको बता दूं। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। अब टूटने के लिए कई सारी प्रक्रिया होती है, जैसे विलयन के माध्यम से, जल में कोई आपने चट्टान डाली वो मिल जाएगी। एक होता है कार्बनीकरण की वजह से, जल योजन की वजह से, ऑक्सीकरण की वजह से और न्यूनीकरण की वजह से चट्टानें अपना टूट जाती है। ये सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है जो चट्टानों को तोड़ देती है। रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों, ठीक है ना। हाल ही के दिनों में चंद्रयान परियोजना के माध्यम से भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बारे में सुना है। चंद्रमा की सतह पर उनकी विशेषताओं को देखने के लिए हम पता लगा रहे हैं। ये ऐसी छोटी चीज है, इसको छोड़ो। लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई है, और वो चीज है अपक्ष। अपक्ष के लिए भौतिक कारक जिम्मेदार होते हैं, रासायनिक कारक जिम्मेदार होते हैं, और आपके जैविक कारक होते हैं। रासायनिक कारक के लिए मैंने आपको प्रक्रिया बताई कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है जो अपक्ष में भाग लेती है। तो विलयन है, कार्बोनेटीकरण है, जलयोजन है, ऑक्सीकरण है, न्यूनीकरण है, ये अपक्ष प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद आता है आपका भौतिक अपक्ष है। भौतिक में मैंने बताया ताप, दाब, सब चीजें भौतिक अपक्ष का पार्ट होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपक्ष होता है, जल दबाव के कारण होता है। और जैविक को जरूर देखो आप, जैविक अपक्ष कैसे होता है। जो जैविक पदार्थ, जैविक जो है केंचुए, जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा था भूल गया था वहां, वो है केंचुआ। केंचुआ, दीमक, कृतंग जैसे जीव है, विशेषकर बेसिकली उसको खोल के चट्टानों को खोद करके खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के कारक उसमें मिल जाते हैं, तो चट्टानें टूट जाती है। कार्बनिक पदार्थों का क्षय होता है, वो बेसिकली जैविक पदार्थ ही करते हैं। जड़ दबाव, बेसिकली पौधों के अंतर्गत मुख्य रूप से जड़ें होती है, वो भी दबाव डालती है। जो चट्टान आपने देखा ना, अगर जड़ कहीं जा रही है तो जड़ क्या करेगी? चट्टान को तोड़ देगी। तो ये अपक्ष है। यहां से क्वेश्चन बेसिकली आपका आता है अपक्ष से, ठीक है ना। इसके बाद अपक्ष के क्या प्रभाव होते हैं? देखो थोड़ा सा, देखो क्या क्या प्रभाव होते हैं, शब्द को देखो। एक होता है अल अपसल्कन। अपसल्कन क्या है? जब पदार्थ की घुमावदार चादरें तापमान प्रेरित विस्तार और संकुचन के कारण चट्टानों से अलग हो जाती है। जैसे कोई चट्टान है, तापमान बहुत पड़ा, फिर वो सिकुड़ी, फिर तापमान पड़ा, खुली, तो उससे क्या है, बार बार सिकुड़ना, विस्तार से वो चीजें टूट जाती है। उस उसको बोलते हैं अपसल्कन। अपक्षय का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अपक्षय की क्रिया के माध्यम से वायुमंडलीय तत्व धरातल पर आते हैं, चट्टान टूटती है और विभिन्न प्रकार के कण धरातल पर आते हैं। ये इसके छोटे छोटे बनते हैं, जो हमारे सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे कण हमारी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे पदार्थ यहीं से निकलते हैं जो राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि चट्टान टूटेगी नहीं तो हमें पदार्थ का पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। वृहद संचलन के कई कारक होते हैं। वृहद संचलन का मतलब
देखो एक होता है अपर्दन, अपर्दन मतलब धीरे धीरे जा रहा है। बृहद संचलन बड़ा आकार का, बहुत मास, बड़े मास लेवल पर कोई चट्टान बह करके जा रही है। अब वो क्या हो सकती है, बृहद संचलन किसकी वजह से होता है? एक तो ढाल की वजह, अगर ढाल ज्यादा है बृहद संचलन ज्यादा होगा। भूकंप हुआ है तो भी हो सकता है, भारी वर्षा हुई तब भी हो सकता है, सतह की सामग्री तब भी हो सकता है, झील वीलों में अगर जल तट पे आ गया और चट्टान, झील की जो सतह है वो चटका दी उसने, तो भी वह झील का आपने देखा होगा, कोई सागर, कोई जलाशय है, उसमें पानी की लहर आई उसको बहा करके ले जाती है, तो उसकी वजह से भी बेसिकली बृहद क्षरण देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बृहद क्षरण किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो ये सारे कारक है जिनकी वजह से बृहद क्षरण देखने को मिलता है। बृहद संचलन में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली काम करता है यहाँ पर, जिसमें बड़ा भाग, आधार सला एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है ना, इसके कई संचलन होते हैं, एक मंद संचलन भी होता है, एक तीव्र संचलन भी होता है। मंद संचलन में धीरे धीरे जाती है, ठीक है ना। तीव्र का मतलब पहाड़ से कोई तेज गति से, जैसे मलबा गिरा है, तेज गति से भूस्खलन हुआ है, सब किसका पार्ट है दोस्तों? वो तीव्र बृहद चलन का पार्ट है। इसके बाद आता है भूस्खलन, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब है कोई चट्टान टूट करके धस जाती है, अपना स्थान छोड़ देती है, उसको बोलते हैं भूस्खलन। और ये किस पे डिपेंड करता है? ढाल, ढाल जितनी ज्यादा होगी भूस्खलन उतनी तेज गति से होगा। क्या होगा? ढाल जिस पर संचलन करती है, पश्च आवर्तन के साथ ढाल मलबा एक इकाई से फिसलन को अपवर्षण कहते हैं। अपवर्षण का मतलब ये जो ढाल है यहाँ से आ रहा है, तो जितनी समय में ये ढाल जा रही है, ये वाला जो बहकर नीचे आ रहा है, इसको अपसलन बोलते हैं, बेसिकली अपवर्षण, है ना। तो अवसर्पण, तो अपसरण आपसे पूछ सकते हैं, ये बेसिकली जो यही जा रहा है, बह करके जो जाता है ना, ढच जो उसको टच करते हुए जो निकलती है चट्टान का जो पार्ट, वो होते हैं अपवर्षण। अलग अलग चट्टानों का तल संस्तर जोड़ भ्रंश की सतह खिसकने से चट्टान खिसकती है। रॉकफॉल ढलान की सतह से कुछ दूरी बनाए रखने के लिए सही ढलानों के लिए ब्लॉक मुक्त रूप से गिरना पड़ता है। भूस्खलन के बारे में थोड़ा सा बताएं, सिंपल सी बात है कि कोई चट्टान अपनी मेन चट्टान से थोड़ा अलग होकर के अपने एक गति करती है, और गति करते हुए टच करते हुए जब घर्षण करता है मलबा, तो उसको बोलते हैं अपसरवण, ठीक है ना। तो अपसरवण की अगर मैं बात करूं, अपसर्पण की, तो एक चीज इसमें से होगी। अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है? देखो चार शब्द मैंने आपको बताया, शब्दों पे फोकस करो, सब समझ जाओगे। अपक्षय टूट गया, बृहद संचलन बड़ी मात्रा में बहा के ले गया, भूस्खलन टूट गया लेकिन टच करते हुए निकल रहा है खुद ही, या चट्टाने धस रही है उसके माध्यम से। और अपर्दन, टूटी हुई अपक्षय की प्रक्रिया के बाद जो चट्टानों के अवशेष होते हैं उनको बहा करके विभिन्न कारकों की वजह से, अब विभिन्न कारक कोई हो सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अपर्दन हवा में भी हो सकता है, लेकिन बृहद संचलन हवा में नहीं हो सकता। भूस्खलन हवा में नहीं हो सकता, चट्टान उड़ के नहीं जा सकती, लेकिन अपक्षय में मिट्टी उड़ के जा सकती है। अपक्षन जल से भी हो सकता है अपर्दन, और अपर्दन आपका बर्फ से भी हो सकता है। तो अपहरण का मतलब क्या है? बेसिकली कोई भूभाग जो टूटे हुए का ट्रांसफर करता है, जो चट्टान टूट गई, टूट फूट हो गई, वो उसको एक जगह से भागकर दूसरी जगह ले जाता है। जैसे आपने देखो प्रवाहित जल, भौम जल, ग्लेशियर, ये वायु, लहर, ये सब क्या करती है? अपरदन में काम करती है। तो चार शब्दों में अंतर समझना है, अपक्ष, अपरदन, निक्षेपण, संचलन और भूस्खलन, ये सभी क्या है? बहिर्जात जाते प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसमें भी मलबा चट्टान घर्षण के रूप में भी हो सकता है, ये भी वो है। इसके बाद आता है निक्षेपण दोस्तों, ठीक है। निक्षेप का मतलब जमना, ढाल में कमी के कारण जब अपवर्तित कारक, जैसे मान लो कोई चीज यहां से बह करके जा रही है यहाँ, अब यहां से बहकर आई, यहाँ तो ढाल थी इसलिए बहकर आ गई, या ढाल थी इसलिए बहकर आ गई, यहाँ ढाल थी इसलिए बहकर गई, लेकिन यहाँ आके जम गई, अब ढाल थोड़ी ना है, अब थोड़ी बह के जाएगी, तो ढाल ना होने की वजह से वो जम जाती है, तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण कम आकार के विपरीत क्रम में होता है, यानी जिसमें सबसे पहले मोटे पदार्थ जमते हैं। आप सभी जानते हैं छोटे पदार्थ थोड़ा हवा में उड़ते रहते हैं, पहले बड़ा कण आएगा जमेगा। निक्षेपण से भूभाग भर जाते हैं, वहीं अपरदन कारक भूभाग को तोड़ देते हैं, भाग के ले जाते हैं। इससे क्या होगा? ये चट्टान यहाँ कम पड़ जाएगी, यहाँ चट्टान बढ़ जाएगी। अपरदन कारक जैसे प्रवाहित जल, ग्लेशियर, वायु, लहर, भूमिगत जल, ये भी निक्षेपण कारक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वहां से बहा करके उधर ले जाते हैं। कटाव और जमाव प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण रूप से आकार देती है, क्योंकि आकार ऐसे, जैसे मान लो कोई ये चट्टान है, आपने अभी सुना होगा, अभी बहुत सारी आकृतियां बनती है, इधर हवा चल रही है, ये टूट गई, तो ऐसी टपोरी सी बन गई एक आकृति, इसको एक वायु की आकृति नाम दिया जाता है, जो यूपीएससी पूछ भी लेते हैं कई बार कि कौन कौन सी आकृतियां बन रही है, वो सभी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित आकृतियां,
अब आ गई जो आपको डिस्कशन कर रहा था, ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट? तो उसको आप देख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, अभी तक हमने ये बल पढ़े बहिर्जात बलों में, अपर्दन, अपक्षय, हिमस्खलन, है ना, या हिमस्खलन भी इसी का पार्ट है, ध्यान रखना, भूस्खलन, ठीक है, निक्षालन, ये सब क्या है, ये सब बहिर्जात बल की प्रक्रिया है। लेकिन अब अगला आता है कि बलों से जो निर्मित भू आकृतियों का निर्माण होता है बहुत सारी, जिसमें सबसे पहले हम नदी की आकृति देख लेते हैं, सिंपल सा, बहुत अच्छे से संक्षिप्त में लिखी है। नदी की आकृति, जल प्रपात, आपको पता है नदी जा रही है, कोई बड़ा भूखंड आया, यहां से पानी नीचे गिरेगा तो जल प्रपात बन जाएगा। तो खड़े भूभाग या कठोर चट्टानों के अपक्षय से जल प्रपातों का निर्माण होता है, ठीक है। विसर्ग, नदी जा रही है, बीच में कोई चीजें आ गई तो नदी बह करके ऐसे जाएगी, और ये बेसिकली जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में होती है, जब नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो उस चट्टान को काट सकती है। लेकिन जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में होती है, वृद्ध अवस्था में होती है, जब इसकी स्पीड कम होती है, तो चूंकि चट्टान को काटने में सक्षम होती है, तो चट्टानों को बगल में होकर निकल जाती है, तो ऐसे आकृति बन जाती है, ऐसे, इसे बोलते हैं विसर्ग। ये होता है ताप झील। विसर्ग लूप के निकट किनारे आते हैं, समय के साथ विसर्ग लूप जैसे ऐसे गया ऐसे, अब मान लीजिए मिल जाए तो ये क्या बन जाती है, एक झील बन जाती है, इसे बोलता है चाप झील। तटबंध, कभी कभी नदी के किनारे अति प्रवाह के परिणामस्वरूप बाढ़ आती है, परिणामस्वरूप उपजाऊ तलवट जमा होते हैं और ऊंचे किनारों के साथ साथ समतल बाढ़ के मैदान होते हैं, जैसे तटबंध। जैसे आपको पता है नदी का मेन क्षेत्र तो ये है, लेकिन नदी बहुत तेज बाढ़ आई, नदी के पास इधर वाला क्षेत्र में पानी चला जाता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना तटबंध बन जाता है, दोबारा पानी यहाँ नहीं आएगा। डेल्टा, नदी समुद्र की गति, जब नदी गति समुद्र के पास कम हो जाती है, आप सभी जानते हैं जब नदी जा रही है समुद्र के पास उसकी गति कम हो जाती है, तो कई अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, तो एक धारा में बन जाने की वजह से ये सभी जो वितरण उसकी नलिकाएं होती है, उससे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा अलग अलग प्रकार का होता है, डेल्टा समांतर होता है, डेल्टा चापाकार भी होता है, डेल्टा पंजाकार होता है। जैसे ब्रह्म गंगा नदी है वो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना, वो होता है डेल्टा, जो बेसिकली जहाँ नदी गिरती है। तो ये जो नदियां, मैंने नदी निर्मित आकृति आपको बनाई है, नदी निर्मित आकृति, इतना ध्यान रखना है कि यूपीएससी इतना पूछेगी कि किससे निर्मित आकृति और कैसे बनती है, बस। इसके बाद आते हैं समुद्र की तरंगों के से बनने वाली आकृतियां, जैसे समुद्री घोपा, जैसे ये आपको देख रहे हैं, ये कोई चट्टान है, यहां मान ले कोई पानी का बहुत तेजी से घुमाव आया तो ये वाला अपर्दन हो जाता है, तो यहाँ एक क्या बन जाती है, घोपा बन जाती है, चट्टान टकराती है जैसे दरार बन जाती है तो घोपा बन जाती है। इसके बाद आता है समुद्री ये क्या होता है, तटीय मेहराब, जब ये गुफाएं थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो मेहराब का निर्माण लेती है, और जब कट करके अलग हो जाती है, ऐसी चट्टान हो जाती है, जैसे स्टैक खाता है, जब मेहराब से छत अलग हो जाती है तो उससे क्या बनता है, स्टैक बनता है, मान लो ये कटी ऐसे हो गई अलग तो स्टैक का निर्माण हो जाता है, बस, ठीक है। समुद्र तरंगों द्वारा निर्मित आकृति है। इसके बाद हिमनद से निर्मित आकृति है, जैसे ग्लेशियर, बर्फ की नदियां के रूप में ग्लेशियर बेसिकली है, जो बेसिकली हिम से जाता है तो कई चट्टानों को तोड़ता है। हिमनद हिमोड का निर्माण होता है, वो किस रूप से होता है, हिमनद से होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पवन। पवन में ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, एक होता है छत्रक सेन। देखो इसमें चित्रों को समझते जाओ, चित्रों के माध्यम से पवन द्वारा बहुत सारी आपको आकृतियां मिलेंगी इसमें, जैसे रेत के टीले बनते हैं, ये तो बनी गए टीले हो गए यहाँ पे। लोयस तब बनता है जब हल्के महीन हल्की रेत वायु को व्यापक दूर तक ले जाते हैं, और लोयस के बड़े, ये लोयस है, सॉरी, जो देख रहे हैं ना आपको, ये लोयस है। और रेत के टीले तो आपको पता है ऊंचे हो, ये रेत के टीला हो गया। एक होता है आपका छत्रक सेल, जो पना पवन के, जैसे मान लो कैसे, ये कोई चट्टान थी, इसमें इधर से हवा से कटी, इधर से हवा कटी, इधर से कटी और कट के ऐसे हो गई, ये हाँ ऊपर तरफ है, ऐसे थोड़ी चौड़ी हो जाती है थोड़ी सी, इस तरीके से बनते हैं छत्रक सेल, जो किससे बनती है आपकी, बेसिकली हाँ, बेसिकली आपकी किससे बनती है, वायु से। तो आपको इतना ध्यान रखना है कौन सी आकृति कैसे बनती है, बस। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरी ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से इसमें समराइज किया गया है। अगर आपने बहुत अच्छे से इस एनसीईआरटी की सीरीज को देखा है बिल्कुल समरी से, और एक बार समझ आए, और मैं जो बोल रहा हूं उनको सुन लो, फिर पढ़ इसमें बाद में लेना, या जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहना, या जो रिवीजन किया करते रहना। लेकिन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी से आने वाले क्वेश्चनों को प्री में आप आराम से यहाँ से करके आ जाओगे। देखो मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा क्या होती है, बेसिकली चट्टान का ही पार्ट होती है, जो चट्टान टूट जाती है, फूट जाती है, उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं, तो मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा पृथ्वी की एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि गतिशील प्रक्रिया है, जो बनती रहती है, नष्ट होती है। इस मृदा में बेसिकली जीवित और मृत पदार्थ होते हैं, जो पौधों के विकास में भी सहायक होते हैं, यानी बहुत सारे जीवाश्म इसमें शामिल होते हैं।
ये रासायनिक, भौतिक और जैविक कारकों के परिणाम स्वरूप होती है। और भी कई कारक है, इसमें मौसम और जलवायु और भू स्थिति है, वनस्पति, सभी कारक बेसिकली मृदा निर्माण की प्रक्रिया को विकसित करते हैं। मृदा निर्माण, जिसे मृदा जनन के नाम से भी जाना जाता है, सर्वप्रथम किस पे निर्भर करती है? अपक्ष। क्योंकि सबसे पहले कोई बड़ी चट्टान टूटेगी, टूट के छोटे छोटे कणों में बदलेगी जैसे, तो सबसे पहली प्रक्रिया मृदा निर्माण होती है अपक्ष। और अपक्ष की सामग्री चीज जो होती है, ये मृदा निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है, जो मृदा निर्माण। इसके बाद कई जीवाणु, काई, लेखान ये आते हैं, ये अपक्ष की प्रक्रिया को छोटे छोटे कणों में जमा देते हैं। फिर बहुत सारे जो जीवाश्म होते हैं उनका उसमें हुमस मिल जाता है। प्रारंभ में छोटी घास, फल उगते हैं, बाद में पशु पक्षियों द्वारा यहाँ पर बीज लाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है। और पौधे की जड़ें जहां पर निकल देती है, तो मृदा में सैलिंद्रता बढ़ाते हैं। पौधे की जड़ें और बिल खोदने से वाले पशु मृदा की सैलिंद्रता बढ़ाते हैं। सैलिंद्रता मतलब मृदा में अंदर जल चला जाता है, जो मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। सैलिंद्रता मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, और इस माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया आपने देखी किस तरीके से होती है। पहले कोई चट्टान का पक्ष होगा, टूटेगी, फिर छोटे छोटे कारक उसको और छोटे छोटे कणों में तोड़ेंगे, फिर वहां पर छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उससे हुमस का निर्माण करेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी घास होगी, पेड़ बनेंगे, पेड़ बनने से बहुत सारे पेड़ पत्ते वहां पर मिलेंगे, तो उसमें बेसिकली जैविक पदार्थ भी शामिल हो जाते हैं, और एक मैच्योर घास में मैच्योर मृदा का निर्माण हो जाता है। तो बेसिकली इसमें एक सिंपल सी बात बताई गई कि मृदा निर्माण के 5 बुनियादी कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको देखने हैं जो 5 बुनियादी कारक। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि मृदा निर्माण में कौन सा कारक प्रभाव करता है। सबसे पहले जो चट्टान होती है ना, वो बेसिकली मृदा निर्माण की प्रक्रिया को बताती है। जैसे कोई चट्टान बहुत कठोर है, तो उससे मृदा बनने में बहुत समय लगेगा, वो टूटने में समय लगेगा, बहुत सारी चीजें, उसको बहने में समय लगेगा, बहुत सारी चीजें। तो मृदा का विकास बेसिकली उसकी संरचना जैसे कारकों पर निर्भर करता है, किसके? चट्टान के कारकों पर। दूसरा, उच्चावच स्तरकृत। उच्चावच कैसे? एक अनियंत्र नियंत्रक कारक है। जैसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में जल जल निकासी विकास बल मिट्टी में प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कोई ऊंचा ऊंचा भाग है, वहां पर जल बहेगा, वहां पर चट्टान जल्दी आसानी से टूटेगी, वहां पर बह के चली जाएगी। जो ढाल होगा वहां पर चट्टान निकल लेगी। तो इसलिए उच्चावच मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है जलवायु दोस्तों। तो जलवायु कैसे? जलवायु एक बहुत सक्रिय कारक है। जलवायु वैसे तापमान और नमी से प्रभावित होती है। अगर मुख्य रूप से तापमान ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, तो मृदा शुष्क होगी। मृदा में मिट्टी को रासायनिक गतिविधियां देते हैं। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, तो आर्द्र भूमि रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने से मृदा में सिलिका स्तर नीचे चले जाते हैं। देखो, मृदा में जलवायु बहुत कारक होते हैं, जलवायु बहुत सारे कारक होते हैं। अगर मान लो बरसात ज्यादा हो रही है, तो सिलिका टूट के अंदर चली जाएगी, इसलिए सतह पर सिलिका नहीं पाई जाती। इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र जहां पर बरसात ज्यादा होती है, वहां मृदा में सिलिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है। मध्यवर्ती वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सिलिकाएं नहीं होती, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं। ये बेसिक कारक है। जैविक क्रिया, इसलिए मृदा में जैविक कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैविक कारक जितने ज्यादा होंगे दोस्तों, मृदा में अपघटन आसानी से होगा, मृदा में हुमस आसानी से पाया जाएगा, मृदा में हुमस बहुत ज्यादा पाया जाएगा। जीवाणु सक्रियता की वजह से जलवायु के अंतर्गत बदलती है। ठंडी जलवायु में धीमी गति के कारण आप सभी जानते हैं। अगर हुमस हुमस क्या होते हैं? जो मृदा को तोड़ते फोड़ते हैं। अगर वो हुमस वाले कण है, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं तापमान पे, बरसात पे। अगर तापमान अच्छी होगी तो बहुत जल्दी तोड़ देंगे। इसलिए आपको पता है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु में इनकी गति तेज हो जाती है, परिणाम स्वरूप हुमस का संचलन कम होता है। अब दो चीज देखनी है आपको। अगर आपका जैविक कारक है, अगर मान लो जहाँ बरसात ज्यादा हो रही है, तो हुमस बह के चला जाएगा, तो बह के चला जाएगा, सतह पे हुमस नहीं बचेगा, मृदा में हुमस की मात्रा नहीं होगी। तो मृदा को बेसिकली जैविक क्रियाएं प्रभावित करती है, जल प्रभावित करता है, बरसात प्रभावित करती है, तापमान प्रभावित करता है, सब करता है। एक काल अवधि, क्योंकि मृदा बहुत बड़ी टाइम से लगती है, जितनी ज्यादा परिपक्व मृदा होगी उसमें उतनी ही लेयर होगी, जिन्हें बोलते हैं परिच्छेदिका। लेयर क्या होती है इसकी? समांतर क्या होती है? लेयर होती है। जितनी ज्यादा परिच्छेदिकाएं होंगी, मृदा उतनी ही मैच्योर होगी। तो बेसिकली मृदा में आपको देखना है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में कौन से कारक होते हैं और उसको प्रभावित कौन से कारक करते हैं। निर्माण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है अपक्ष, जो तोड़ता है। और इसके बाद इसका जो अन्य कारक जो प्रभावित करते हैं, उसमें होता है कि जीवाश्म ईंधन, कैसे जीवाश्म है या नहीं है, बरसात है या नहीं है, इस सारी चीजें इसको प्रभावित करती है। क्योंकि जहां पर बरसात ज्यादा होगी, वहां मृदा में हुमस नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सब जल बह करके नीचे चला जाएगा, है ना। उसको बोलते हैं निक्षाल, जो बहकर जमा चाला है, बहकर नीचे चला जाता है जल। जैसे सतह से बह करके जो कण है, पानी आया सतह पे, बह करके जो पानी नीचे जाएगा,
तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के कारकों को भी लेके जाएगा। और जहां पर आपने देखा होगा कि अगर बरसात ज्यादा होती है वहां पर बेसिकली निस्चलन ज्यादा होगा, और वहां पर आपको मृदा में हुमस की मात्रा थोड़ी कम पाई जाएगी, विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र है, वहां पर बेसिकली तापमान कम होता है, इसलिए मृदा निर्माणकारी जो जीवाश्म होते हैं, जीव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, तो भी वहां हुमस नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है। ये प्रक्रिया आप देख लीजिए। इस तरीके से हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया। भू आकृति और उनका विकास कोई ज्यादा वही टॉपिक है, बेसिकली ज्यादा नहीं है, छठा क्लास का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे प्रवाहित जल प्रौढ़ावस्था में वही है जो अभी तक हम बता रहे थे, या नदियों के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाएगा, प्रवाहित जल के बारे में थोड़ा सा, नदी विसर्ग नदियों जो उन्हें ऊपर पड़ा था उन्हीं को थोड़ा सा विस्तार रूप से दिया गया है। जो आकृति मैंने आपको अभी संक्षिप्त में बताई थी वही आकृतियां विस्तार रूप में दी गई है, तो उनको एक बार जस्ट गो थ्रू बोलेंगे, ठीक है ना। वही जो आकृतियां मैंने आपको बताई थी अभी, संक्षिप्त में बताई थी कि मृदा से कौन सी आकृति बनती है, जल से कौन सी आकृति बनती है, यहाँ में थोड़ा सा है। इनसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस बार बनने की संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि यूपीएससी अब थोड़ा इस वाले पार्ट पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उस वाले पार्ट नॉर्मली जलवायु वाला पार्ट है, नॉर्मली आपका ब्रह्मांड वाले पार्ट है, या अन्य वाले पार्ट है ना, समुद्र विज्ञान है, उनसे क्वेश्चनों के जवाब आप दे देते हो, यहाँ से क्वेश्चनों के जवाब आप आसानी से नहीं दे पाते हो, इसलिए इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको रिवीजन कीजिए। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और इसको हम इमीडिएटली 2-3 वीडियो में इसको पूरा खत्म कर देंगे। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का आपका, और यहाँ से हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम आराम से देंगे। तो 2-3 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, आप इमीडिएट इसको देखते रहिए। इसमें जो चीज लिख रही है वो तो ठीक है, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन जो चीज बोली जा रही है फोकस उन पे, ध्यान से सुनो, धैर्य से सुनो, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम पीवाईक्यू भी साथ में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।